हाँ जी, तो आज हम शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। हमारे जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको एक बार जल्दी से टिक कर लेते हैं। इंडिसेस, लॉगरिथम, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो चुका है। एपीजीपी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो चुका है, ठीक है ना। और अब हम शुरू कर सकते हैं विथ क्या करें भाई, क्या करें? आप लोग बताइए। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है तो उससे पहले फिट्स रिलेशन फंक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है तो मैं आज ये वाला चैप्टर शुरू कर देता हूँ फिर आप लोगों का, फिट्स रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि फिर जब ये चैप्टर ख़त्म हो तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर पाओ, ठीक है ना। तो इसको हम एंड के लिए छोड़ देते हैं फिर। तो आज हम शुरू करते हैं फिट्स रिलेशन फंक्शन। अराउंड 3 क्लासेज इस चैप्टर के अंदर लगेंगी, 3 क्लासेस। इसके बाद फिर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर आएंगे, इसके अंदर 6 क्लासेस लग जाएंगे अराउंड, ठीक है ना। बट हम कोशिश करेंगे जल्दी कर लें, 6 क्लासेस नहीं लगाएंगे, थोड़ी लंबी क्लासेस ले लेंगे और फिर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं फिट्स रिलेशन एंड फंक्शन, पेज नंबर 100। आइए भाई आइए, पेज नंबर 100 पे आइए। मिल गया भाई, मिल गया। अरे ये तो कुछ और खुल गया। अरे रे, सब बंद हो गया। पर 88 है पेज नंबर। आपकी बुक में 88 है, मेरी बुक में 88 नहीं है। आपकी बुक में 88 इसलिए क्योंकि मेरी बुक में मेट्रिसेस चैप्टर भी है। 99 होगा अपने। ये रहा, मेरी बुक में पेज नंबर 100, ठीक है ना। मेरी बुक जो है थोड़ी पुरानी है, अभी सॉफ्ट कॉपी में। इस बुक के अंदर बेसिकली मेट्रिसेस चैप्टर भी है। आपकी बुक से हटा रखा है ना वो, मैंने सिलेबस से हट गया इसलिए। तो मेरी बुक में भी है। अच्छा, तो आपको शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में सारा कंटेंट सेम है, बस एक चैप्टर का फ़र्क है। अगर आपके वो चैप्टर आ गया तो आपको वो नहीं पढ़ना, सिंपल। चलिए शुरू करते हैं भाई आगे। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है ना। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर सेट्स की वेटेज 80% है, रिलेशंस की और फंक्शंस की मिलाकर के 20% है, 20%। और ये जो चैप्टर है ये 3 से 4 नंबर का एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर 4 नंबर का एक्सपेक्टेड है तो 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि भाई सेट से आएगा और 20% चांसेस हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन से भी आ सकता है। सेट से तो आएगा ही आएगा, सेट से तो 100% आएगा, ठीक है ना। बाकी रिलेशन फंक्शन से कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता, तो इसलिए मैंने इसको 20% वेटेज दिया। ओके जी, यानी रिलेशन एंड फंक्शन से ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आए, सेट से तो पक्का आता है। बट देखो, सी इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं होता, ये इनका पैटर्न चेंज होने में टाइम नहीं लगता। ये तो वो पैटर्न होता है जो हम देखते आ रहे हैं, बट कभी भी अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। सी इंस्टीट्यूट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड काम करता है, कभी भी उसको चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि एक अटैम्प्ट दे दिया, अगला एग्जाम जिसमें सेट से एक भी क्वेश्चन या रिलेशन एंड फंक्शन से आ गए सारे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। बट हम जो आपको बताते हैं वो बताते हैं ऑन द बेस ऑफ पास्ट ट्रेंड। और क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता इसलिए हम पढ़ते ये भी हैं। अगर हमें पता है कि भाई हमारे सिलेबस में है बट बहुत ही रेयर आता है तो हम छोड़ भी तो सकते थे, बट हम नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है। चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर सेट्स। क्या होता है भाई सेट? व्हाट इज़ अ सेट? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आराम से पढ़ना, ज़्यादा लोड मत लेना, ईजिली हो जाएगा। अ सेट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन। क्या है सेट? क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, और उन ऑब्जेक्ट का एक सिमिलर नेचर होता है, एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन नेचर के अंदर। तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो सेट्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब आपको पता है डिफरेंट, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड। ये जो कलेक्शन है इसको हम लिस्ट भी कर सकते हैं, इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट ए है, सेट ए है, और क्या है ये सेट? ये सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। मैंने एक सेट बना दिया और ये सेट क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। मैंने क्या किया? मैंने डिस्क्राइब कर दिया, सेट को डिस्क्राइब कर दिया। बट अगर मैं सेट ए बनाता और उसके अंदर लिखता 2,
4, 6, 8 और 10। तो इसको मैं क्या बोलता, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5, इसको मैं क्या बोलता, ये भी सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है, बोला जा सकता है। ये भी सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। तो दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड। तो लिस्टेड जो है वो ये वाला फॉर्म है और डिस्क्राइब्ड जो है वो ये वाला फॉर्म है, ठीक है ना। दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड। ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। जो आपका लिस्टेड फॉर्म होता है इसी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, इसी के अंदर आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। जो डिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है इसके अंदर आपको एक भी एलिमेंट और एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि ये क्या था आपका डिस्क्राइब्ड फॉर्म था, इसके अंदर आपको एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहा, एक भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आपको जब भी ढूंढना है कि सर ऑब्जेक्ट का कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, तो आपके पास सेट का लिस्टेड फॉर्म होना चाहिए, डिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। वी यूजुअली डोनेट सेट बाय कैपिटल लेटर। देखो सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं लिखा अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि सेट को आप हमेशा एक स्मॉल लेटर से ना करके एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। तो वी यूजुअली डोनेट सेट बाय कैपिटल लेटर्स एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर। और देखो जो मैंने अंदर एलिमेंट लिखता हूँ वो जनरली स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब देखो नंबर्स में तो कैपिटल और स्मॉल कुछ नहीं होता, नंबर्स तो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। बट अगर मैं लिखूँ ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो सेट को मैं लिस्टेड फॉर्म में, ये डिस्क्राइब्ड फॉर्म है, लिस्टेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए ई आई ओ यू। ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ना इनको मैं कैपिटल लेटर में नहीं लिखता, हमेशा एक स्मॉल लेटर में लिखता हूँ। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था ए ई आई ओ यू, बट जनरली ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखो और सेट को डिनोट करो कैपिटल लेटर से। तो इसलिए लिखा है यूजुअली डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन ब्रेसेस। ये जो एलिमेंट है देखो मैंने ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करे हैं। आप पूछ सकते थे कि सर ये आपने एक सेट बनाया तो आपने ये क्यों लगा दिया ब्रैकेट, ये 2 ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2, 4, 6, 8, 10, क्या दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन ब्रेसेस के अंदर होती है, इसलिए हमें ब्रेसेस के अंदर दिखाना पड़ता है। तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। जो कलेक्शन है वो लिस्टेड भी हो सकता है, डिस्क्राइब्ड भी हो सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करा जाता है बाय कैपिटल लेटर, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं स्मॉल लेटर्स, और सेट हमेशा ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है एम्प्टी सेट। कौन सा, एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट जो होता है वो ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, यानी ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी पड़े, ब्रेसेस एम्प्टी पड़े, या फिर ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ये है क्या, फाई का साइन, फाई, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है कि सर एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट नहीं कर सकते क्या, तो मैं बोलूँगा ना, ये एक सेट है कंटेनिंग वन एलिमेंट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसलिए एक सेट को ऐसे डिनोट, एक एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट नहीं किया जा सकता। ये एक सेट है, नो डाउट सेट है, बट एक एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है ना। ऐसी तरीके से अगर आप बोलो कि सर ये क्या हुआ, मैं बोलूँगा ये भी एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0, ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट सिर्फ 2 तरीके से डिनोट किया जा सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये भी एक सेट है और इसके अंदर ब्रेसेस नहीं है, वो ब्रैकेट्स नहीं है, फिर भी इसे सेट बोलते हैं, तो यही एक एक्सेप्शन होता है। बाकी आपको कोई भी सेट दिखेगा उसके अंदर ब्रेसेस जो होते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं, ज़रूर होंगे, एक्सेप्ट एम्प्टी सेट का ये वाला तरीका, जिसमें हम सिर्फ 5 साइंसेस को डिनोट करते हो। ओके जी, समझ आ गई हमें बातें, एकदम ईजी हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई और सेट एफ दिए हुए हैं। सेट ए क्या है, वॉवल्स का सेट, ठीक है ना, वॉवल्स का सेट। तो देखो नीचे लिखा है इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग, ये देखो हमने क्या किया, ये लिफ्टेड, ये सब लिफ्टेड फॉर्म है क्योंकि आपको हर एक के अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं, क्या है, लिफ्टेड फॉर्म। तो इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग वी कुड डिस्क्राइब देम एज फॉलोज, तो हम लिफ्ट करने की जगह इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर ए सेट को लिफ्ट करने की जगह मैं डिस्क्राइब करूँगा तो कैसे करूँगा, द सेट ऑफ वॉवल्स इन दी अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ वॉवल्स इन दी अल्फ़ाबेट, आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके अंदर सेट ऑफ वॉवल है ए। बी सेट को कैसे डिस्क्राइब करूँगा, ये तो मैं या तो बोल सकता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, और क्या बोल सकता हूँ, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, ये भी बोल सकता हूँ।
वैसे ये बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव। पता है क्यों? क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर होता है। तो अगर मैं फर्स्ट 5 इवन नंबर बोलता हूँ तो वो होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। ये होते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है ना कि 2, 4, 6, 8, 10। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर बोलना थोड़ा गलत हो जाता है। फर्स्ट आप ये बोल सकते हो द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी 2 से 10 के बीच वाले इवन नंबर्स और 2 और 10 को भी इंक्लूड किया जाए, बोथ इंक्लूसिव। बिटवीन भी लिखा है बट इंक्लूसिव भी लिखा है। सिर्फ बिटवीन लिखा होता तो फिर वो होते हैं 4, 6 और 8। अगर बिटवीन लिखा तो 4, 6, 8, बट यहाँ पे तो क्या है 4, 6, 8 भी है, 2 भी है, 10 भी है, तो बोथ इंक्लूसिव भी लिखना पड़ा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता था सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 12, ऐसे भी लिख सकते हो 0 and 12। तो 0 और 12 के बीच के जो इवन नंबर्स है कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10, वही है ये। तो कैसे भी लिख सकते हो भाई, मर्जी आपकी है। मैंने आपको हर एक आइडिया दे दिया। अगला देखो, अगला क्या था? PQR PRQ, QRP QPR, RQP RPQ। तो क्या है, अगर हमारे पास PQR ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं? वो सारे अरेंजमेंट है, ये वो सारे अरेंजमेंट है। आप PQR का यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हो? PQR का यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हो? तो PQR बनेगा, एक क्या बनेगा? PRQ बनेगा, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। एक बनेगा QPR, एक बनेगा QRP, एक बनेगा RPQ और एक बनेगा RQP। यही बन सकते हैं 6, और वो 6 के 6 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स P, Q and R। इसको डिस्क्राइब ऐसे किया जा सकता है। D क्या है? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो D को देखो कैसे डिनोट किया जा सकता है? द सेट ऑफ ऑड डिजिट्स बिटवीन 1 and 9 बोथ इंक्लूसिव। इनने थोड़ा अलग तरीके से किया है, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है, इंटेंशन तो एक ही है, ठीक है ना। फिर उसका अगला क्या है? उसका है 1 and 2। या तो इसको बोल लो सेट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और भी तरीके से लिखा जा सकता है। इन लोगों ने क्या लिखा है? द सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बताया था मैंने कि जब भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखा हो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब सिंपल ये है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, एक ही बात होती है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लिया कॉमन, x माइनस 2 आ गया, माइनस एक्स ले लिया कॉमन, x माइनस 2 आ गया। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 and 2, ठीक है ना। तो वही है, x की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर? 1 and 2। क्या है सेट के अंदर? 1 and 2। तो क्या बोला जा सकता है? द सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, क्योंकि इस इक्वेशन के 2 रूट्स आए हैं, एक आया 1, एक आया 2, और यहाँ पे भी 1, 2 लिखा है। क्लियर, समझ आ गया? अब देखो f जो है, f इसके अंदर 1, 2, 2, 3, 4, 5 ये एक सेट नहीं है, और ये सेट ना होने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, और वो रीज़न है ये वाला वर्ड, अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और इसके अंदर देखो 2 एलिमेंट बिल्कुल सेम आ गए, 2 और 2 2 बार आ गया। क्या ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सेट है? आंसर इज नो। इसके अंदर 2 एलिमेंट है जो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते। यानी एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो गया तो फिर वो एक सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड सेट, ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ वैलिड सेट। तो देखो भाई, सेट को लिखने के ये तरीके भी थे और ये तरीके भी थे। ये 5 तरीके जो थे, ये जो 5 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिफ्टेड फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ब्रेसिस फॉर्म या रॉ फॉर्म। 4 नाम है, 4 नाम, लिफ्टेड फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ब्रेसिस फॉर्म या रॉ फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो। और ये जो नीचे तरीके लिखे हैं इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कुछ भी बोलो, डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन फॉर्म। और इसके अलावा देखो इन्हीं सेट को, इसमें से जो 3 सेट निकाले हमने, बी, सी और डी, इनको देखो कैसे लिखा है। सेट बी इज अ सेट कंटेनिंग x एलिमेंट वेयर x इज इक्वल टू 2m और m बीइंग एन इंटीजर लाइंग इन द इंटरवल ऑफ 0 and 6। m की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है, यानी m की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5 यही हो सकती है। इंटीजर्स जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते और फ्रैक्शन में नहीं होते।
ठीक है ना। तो 0 और 6 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो m की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो 2m अगर मेरा एक फंक्शन है और m की वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ तो 2 आएगा, 2 डालूँ तो 4 आएगा, m की वैल्यू 3 डालूँ तो 6 बनेगा, 4 डालूँ तो 8 बनेगा और 5 डालूँ तो 10 बनेगा। तो एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है और x क्या है? 2m के बराबर है। और m क्या है? m एक इंटीजर है विच लाई इन द इंटरवल 0 and 6, 0 6 के बीच में लाई करता है। तो अगर इस वाले ये जो आपका सेट है इसको हम लिफ्टेड फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में या ब्रेसिस फॉर्म में या रॉ फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं ये जो बी सेट है ये कौन सा फॉर्म है? लिफ्टेड फॉर्म है। इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, और इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ इन मैथमेटिकल फॉर्म ऑल्सो। और वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गया? ये एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक दोनों फॉर्म बोल सकते हैं। वो हो गया ये वाला फॉर्म। यानी एक सेट को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। देखा जाए तो तीन मेजर तरीके क्या हैं? देखो, अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दिख रहा है आपको? मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तीन ब्रॉड तरीके हैं। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ब्रेसिस फॉर्म, रॉ फॉर्म या लिफ्टेड फॉर्म, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। एक होता है आपका एल्जेब्रिक या सेट बिल्डर या मैथमेटिकल फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है ना। और एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीन फॉर्म्स हो गए, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला ये क्या है आपका? ये आपका रोस्टर फॉर्म है या ब्रेसिस फॉर्म है या लिफ्टेड फॉर्म है या रॉ फॉर्म है, कुछ भी बोल लो, चार नाम है। ये वाला जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये वाला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है ना। और इसके अंदर आप बोल सकते हो कि ई वाला जो केस है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है, ई वाला जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है, ये आपका मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक फॉर्म है। और ये क्या है? ये आपका एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये आपके तीन अलग अलग तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। तीनों ही तरीके आसान हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। अब एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको एक सेट दिया जाएगा, वो सेट होगा या तो, जो मैक्सिमम चांसेस हैं उसकी बात कर रहा हूँ, या तो एल्जेब्रिक सेट बिल्डर है मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, और वो ऑप्शंस जो होंगे वो रोस्टर, ब्रेसिस, रॉ या लिफ्टेड फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे। आपको उसको इंटरप्रेट करना है, उस सेट को इंटरप्रेट करना है और बताना उसका आंसर क्या होगा। अगर उस सेट को रोस्टर फॉर्म में या रॉ फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो उसका आंसर 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़ उठ करके, और आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा, कोई और भी ऑप्शन आ सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या है? एक सेट है ए जिसके अंदर x एलिमेंट्स हैं, वेयर x इज इक्वल टू 2n, और जो n है n वो 1 से लेकर के 5 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है और एक नेचुरल नंबर है। तो n जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो n जो है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यानी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो हमारा जो सेट ए बनेगा रॉ फॉर्म में वो ऐसा बनेगा, और देखो वो ये रहा, दिख गया हमको, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आ सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए सेट ए कंटेन्स एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है नहीं है, बट इसको चेंज कर सकते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू ही नहीं होते, 1 से शुरू होते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 2 से होगी, फिर 0 से नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा जा सकता है फिर इवन नेचुरल नंबर्स, या फिर नेचुरल इवन नंबर्स भी लिखा लो, नेचुरल इवन नंबर्स, यहाँ पे भी नेचुरल वर्ड लगा सकते हो। फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 फॉर्म्स हो गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के। इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट आर रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली, हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली आपको गिवन है, देन इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सिर्फ रोस्टर नहीं, उसको हम ब्रेसेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, रॉ फॉर्म भी बोल सकते हैं और लिफ्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। लिख लेना अपनी बुक्स में यहाँ पे लिफ्टेड फॉर्म।
ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे CA की बात करो चाहे CMA की बात करो, दोनों ही लेवल्स पे इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक या सेट बिल्डर या मैथमेटिकल फॉर्म, व्हेन elements of a set are not represented individually but they are represented in form of equation, then it is called set builder form, equation form. When elements of a set are not represented individually but they are represented in a form of statement, then it is called descriptive form. बहुत easy, ठीक है, एकदम easy करके मैंने ये सारी चीज़ें आपको explain कर दी। ठीक है, आपको B C D B D और E ये तीनों सेट क्या थे, एल्जेब्रिक फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो इन तीनों को, ठीक है ना, एल्जेब्रिक, सेट बिल्डर या मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है ना। तो दिस फॉर्म, ये जो BCD वाले थे, दिस फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर और एल्जेब्रिक या रूल मेथड। अच्छा, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, याद रखना, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल मेथड, बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। दिस मेथड ऑफ राइटिंग द सेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है ना, और इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। यानी देखो, इसके तो बहुत सारे नाम हो गए, 5 नाम इसके हो गए, 5 नाम इसके हो गए। इसके 5 नाम क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म, बेसिस फॉर्म, रॉ फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म। और इसके 5 नाम क्या हो गए, एल्जेब्रिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। द सिंपल, ये रेशियो वाला सिंपल या फिर स्ट्रेट लाइन वाला सिंपल को कैसे रीड करते हैं, सच दैट, ठीक है। तो मैं जब भी इसको रीड करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, अ सेट इज अ सेट containing x element such that x is first 5 even natural numbers, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सच दैट बोला जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो आपके रेशियो जैसा आपको 2 दिख रहे हैं डॉट्स, इसकी जगह यहाँ पर ऐसे लंबा सा डंडा भी हो सकता है, डंडा, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि x डिवाइडेड बाय x लिखा है, ठीक है ना, x सच दैट x इज फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, ये लिखा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। कैसे हो सकता है, x सच दैट x इज फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये भी सच दैट है और रेशियो वाला साइन भी सच दैट होता है। चलिए जी, तो इतनी बातें बहुत इजी हैं, हमें समझ आ गई। अब देखो, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। रिप्रेजेंट अ सेट ए, ठीक है ना, सेट ए विच कंटेन्स x एलिमेंट सच दैट x इज एन अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड फॉलो। x क्या है, अल्फ़ाबेट है ऑफ द वर्ड फॉलो। तो ये जो सेट ए बनेगा, ये क्या बनेगा, FOLLOW, ये बन जाएगा सेट आपका FOLW। 2 बार O नहीं लिख सकता क्योंकि फिर ये सेट नहीं कहलाया जाएगा, 2 बार L भी नहीं लिख सकता क्योंकि फिर ये सेट नहीं, फिर ये जो है ये सेट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं 2 बार O और 2 बार L लिख देता तो फिर ये सेट ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो सेट क्या बनेगा, FOLW, एक बार O ले लेंगे, एक बार L लेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से ये वाला है, रिप्रेजेंट अ सेट ए, ठीक है ना, विच कंटेन्स x एलिमेंट सच दैट x इज द वोवल ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। तो जो सेट ए है ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो एक सेट के अंदर x एलिमेंट है और सभी के सभी x क्या हैं, वोवल्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर पहला वोवल क्या है, O, A, E, I, O, U 5 होते हैं, फिर U और फिर E, तो ये सेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो लो जी, आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हो, आपके पास खाली जगह छोड़ी हुई है मैंने, आप वहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो सेट कंटेन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स and therefore O, L are not repeated twice, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओवर द टाइम एकदम दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अच्छा, आगे चल के कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, हर बैच की बात है तो उस बैच में मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे तो जो सी है वो भी एक सेट नहीं है, जो सी है वो भी एक सेट नहीं है, क्योंकि सी के अंदर भी तो रिपीटेशन हो रहा है। देखो सर, सी के अंदर पी क्यू आर, ये तो सारे एलिमेंट रिपीटेशन है। मैं बोलूँगा कि देखो एलिमेंट क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट है ना, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट है। एलिमेंट को 2
एक दो एलिमेंट को के बीच में एक जो डिस्टिंक्शन आता है वो इस कॉमा की वजह से आता है। ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। अगर आप इस एलिमेंट को देखो, ठीक है ना, तो ये क्या है, पी क्यू आर। हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते वरना ये क्या वर्ड है, पी क्यू आर एक वर्ड है। ये एक वर्ड है और पी आर क्यू भी एक वर्ड है। क्या दोनों वर्ड सेम है या डिफरेंट है? ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट है, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट है, ठीक है ना। देखो सी ए बी कैब होता है, ठीक है ना, और अरे सी ए बी तो कैब होता है, कुछ और ढूंढना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। कैट, अरे कोई ऐसा मुझे वर्ड बताओ ना छोटा सा जो जिसमें से दो अलग अलग वर्ड बन सकें। मेरे दिमाग में तो कोई आ ही नहीं रहा। कैब होता है, कैब तो लिखा ही था अभी मैंने। बैट, बैट, बॉड, हाँ बैट होता है और टी ए बी टैब भी होता है। अब देखो बी ए टी और बी ए टी दोनों के अंदर बी ए टी हैं, बट ये कोई सेम वो थोड़ी ना है, वर्ड्स थोड़ी ना, ये वर्ड डिफरेंट वर्ड है, ये एक डिफरेंट वर्ड है, ठीक है ना। तो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको हमें चेक नहीं करना, हमें एज अ एलिमेंट चेक करना है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट बी और ए और टी ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है बैट और ये एलिमेंट है टैब। तो बैट और टैब तो डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो इसलिए नहीं बोलते कि भाई इसके अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि सारे वर्ड अलग हैं, सारे वर्ड्स अलग हैं। अगर आप वर्ड्स को देखो तो हर एक वर्ड अलग है। वो बात अलग है कि वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बट हमको एलिमेंट देखना होता है, हमें वर्ड नहीं देखना होता, हमें एलिमेंट देखना होता है। अगर एलिमेंट देखें तो पी क्यू आर एक एलिमेंट है, पी आर क्यू एक अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का सीक्वेंस अलग है, तो एलिमेंट भी डिफरेंट हो गए। वहीं अगर सी को मैं ऐसे लिखता, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, स्मॉल में लिखते हैं ना, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा पी कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा पी कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा पी एंड सो ऑन। अब ये एक वैलिड सेट नहीं है क्योंकि कॉमास आ गए बीच में, कॉमास आ गए यानी ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, और पी दोबारा रिपीट हो गया यानी कि ये सेट नहीं है, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर कॉमा पी क्यू और आर के बीच में भी लगा होता फिर ये सेट नहीं था, बट कॉमा लगाए पी क्यू आर के बाद, तो जो एलिमेंट है वो पी क्यू आर है, ना कि पी इंडिविजुअली क्यू इंडिविजुअली आर इंडिविजुअली एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट एज अ होल वर्ड पी क्यू आर है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए तो आगे चल के कन्फ्यूज़ मत होना। ओके तो चैप्टर अभी तक बहुत इजी लग रहा है सर, एकदम मज़ेदार है, आसान है। देखो भाई क्या आ गया, इम्पॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे साइन एंड सिंबल का यूज़ होगा, ठीक है ना। और एक साइन इसमें है नहीं, उसको लिख लेते हैं, फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है जी, फॉर ऑल। वी बनाए, वी और वी में उल्टा ए समझ लो, उल्टा ए और ए के बीच में जो डंडा होता है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। देखो ए उल्टा तो ऐसा बनता है, बट ये थोड़ा सा बाहर निकालना है आपको, ठीक है जी, फॉर ऑल। तो देखो अभी तो हमने समझ लिया कि इसका मतलब तो सच दैट होता है, अभी ऊपर देखा। इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया फाई, नल सेट। एम्प्टी सेट नल सेट का रिप्रेजेंट करता है, नल सेट है एम्प्टी सेट एक ही बात होती है, एम्प्टी सेट बोल लो नल सेट बोल लो बात एक ही है, ठीक है ना। उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होता है इंटरसेक्शन, ये होता है यूनियन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या चीज़ होती है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आगे चल के इसको समझना है, डिटेल में समझते हैं इस चैप्टर में। इसका मतलब होता है टू, ए टू द पावर सी या फिर ए डैश, इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। देखो लेट से एक सेट बनाता हूँ मैं, एक सेट बनाता हूँ और ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है, यानी इसके अंदर जितने पॉसिबल एलिमेंट है सब हैं, और वो जितने पॉसिबल एलिमेंट जो हैं वो लेट से 6 एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इस सेट में से मैं एक सेट बना रहा हूँ, सेट ए, जिसके अंदर 2, 4 और 5 आ रहा है। तो जो ए डैश है ना वो हो जाएगा 1, 3, 6, यानी ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ए, यानी जो ए के अंदर हैं उसके अलावा जो नहीं है वो ए डैश है,
वो ए डैश है, ठीक है ना। आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी होती है। अगर आपने एक बार कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ठीक है ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे, एच डैश, ये एच बार करके रिप्रेजेंट कर देते। तो वो क्या होता था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो ये भी 1/2 आ जाता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड होता है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड होता है 1 माइनस 1/2। अगर आपने एक डाइस रोल किया, उसमें 6 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। तो 6 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। याद है ना। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ए। तो ये चीज़ यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। आइए जी आइए, बाकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे वाला पॉइंट सारा जो अभी मैंने समझाया। ये तो जिन बच्चों को पता था ये बात, ठीक है, समझ गए होंगे। जिनको नहीं आया उनको अभी आगे चल के समझा दूंगा अच्छे से। ये होता है साइन किसका, प्रॉपर सबसेट का, और ये होता है साइन सबसेट का। देखो एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। तो हम बोल सकते हैं कि बी के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो ए के अंदर है, बी के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो ए के अंदर है। बट ए के अंदर ऐसे भी एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, बोला जा सकता है। ए के अंदर 3 है बट बी में नहीं है, बी के अंदर 1 और 2 है, वो ए के अंदर है। तो मैं क्या बोलूँगा, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ये होता है सबसेट का साइन, ये रहा सबसेट, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट। दिख रहा है आपको। तो क्या है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा एक सेट है सी जिसके अंदर 1, 2 और 3 हैं, तो सी के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो ए के अंदर है, सारे के सारे एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, एक ग्रेटर देन साइन में और एक ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में जो फ़र्क होता है, एग्जैक्टली वही फ़र्क है यहाँ पर, एग्जैक्टली वही फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है ना। 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला जा सकता है, बट 3 इज़ ग्रेटर देन 3 नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। 3 इज़ समझाते हुए इतना बहुत है, इतने से समझ आएगा। 3 इज़ ग्रेटर देन 3 बोला जा सकता है, बट 3 इज़ ग्रेटर देन 3 नहीं बोला जा सकता। ये जो फ़र्क होता है वही फ़र्क है इन दोनों में। बी के अंदर वो एलिमेंट हैं जो ए के अंदर हैं, बट ए के अंदर ऐसा भी एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, कि बी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, जहाँ पे सी ए का सबसेट है बट हम ए को भी सी का सबसेट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो सी के अंदर है, यानी ए भी सी का सबसेट है और सी भी ए का सबसेट है। तो इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज़ दिस साइन इक्वल टू, ठीक है ना। सबसेट के साइन के नीचे इक्वल टू लगा दो, ये है सबसेट का साइन और ये हो गया इक्वल टू का साइन। यानी जब दो सेट इक्वल भी हों और सबसेट भी हों, जैसे ए और सी सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला साइन। बट बी और ए के बीच में ये वाला साइन यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो हम इक्वल टू वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। ये होता है एक प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर यानी सच में बी ए का बच्चा है, बी ए का बच्चा है। और ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट, लिख सकते हो इम्प्रॉपर सबसेट। लिखना चाहो तो लिख लो कि इम्प्रॉपर सबसेट ये चीज़ होती है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो ही टाइप के सबसेट होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जब बेटा बाप जैसा होने लग जाए, बेटा बाप की बराबरी करने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और ये वाला साइन यूज़ करते हैं। जब बेटा बेटा है, बाप बाप है, जैसे बी जो है छोटा है और ए जो है वो बड़ा है, बी जो है बेटा है, ए जो है वो बाप है। बेटा बेटा जैसा लग रहा है, बाप जैसा लग रहा है, तो हम बोलेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का बेटा है, बट यहाँ पे सी जो है वो भी ए का बेटा है बट बाप की बराबरी कर रहा है। देख रहे हो, बाप की बराबरी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, सी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी ए के बराबरी कर रहा है तो इम्प्रॉपर सबसेट। लो जी, समझ आ गया होगा। और आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा यहाँ पर, एग्जाम्पल भी से भी आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी यहीं पे दे दिया है कि आप लोग समझ पाओ कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क होता है। 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 बट इम्प्रॉपर, क्योंकि दोनों ने बराबरी कर ली। चलिए, अगर ये सेट का साइन होता है तो ये नॉट अ सबसेट का साइन हो गया। ये किसका साइन हो गया, सुपर सेट का साइन हो गया। अगर ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं,
बी एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, आंसर इज़ नो, नहीं बोल सकते, ए बी का सबसेट नहीं है। बी इज़ सबसेट ऑफ ए, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट का साइन ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये दिख रहा है ऐसा सा, आपको यहाँ पे ऐसा साइन क्यों दिख रहा है? ये भी सुपर सेट का साइन होता है, बट एक तरीके से इम्प्रॉपर वाला, इम्प्रॉपर वाला। यानी अगर मेरे पास एक सेट सी है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 है, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3, तो ए सी का सेट है और ए सी का सुपर सेट भी है। देखा जाए तो ए और सी बराबर है ना, ए और सी बराबर है, तो ए इज़ सबसेट ऑफ सी भी बोला जा सकता है, सी इज़ सबसेट ऑफ ए भी बोला जा सकता है, ए इज़ सुपर सेट ऑफ सी भी बोला जा सकता है, एंड सी इज़ सुपर सेट ऑफ ए, ये भी बोला जा सकता है। ये सभी चीज़ वैलिड है, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ सकता है हर एक के अंदर। ए और सी बराबर है ना एकदम, तो हर एक में इक्वल टू का साइन भी आ सकता है। ठीक है जी, कुछ भी बोल लो, अगर दो सेट बराबर होते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ बोली जा सकती है उनके लिए। ठीक है ना, तो जो फ़र्क इन दोनों के अंदर था वही सेम फ़र्क इसके अंदर और इसके अंदर होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक सुपर सेट और ये हो गया इम्प्रॉपर सुपर सेट, ऐसे समझ लो। बट हालांकि सुपर सेट का इतना यूज़ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैंने सिर्फ सुपर सेट समझा दिया है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये होता है पी ए, मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। ये मत सोचो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसका मतलब, ठीक है ना, पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, बट जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब, जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे पी ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट इस चैप्टर के अंदर पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है आगे चल के डिस्कशन होगा। ए कॉमा बी ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, ए इंटू बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट सेट, लिख सकते हो अपनी बुक्स में प्रोडक्ट सेट। और एन ऑफ ए या फिर हैशटैग ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग इन सेट ए। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एक ही बात होता है, और इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और आपको सेट ए दिख रहा है, आपको सेट ए दिख रहा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 10 14 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, बी ऑप्शन में लेट से 7 लिखा है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कार्डिनल नंबर ये चीज़ होती है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसको आप एन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर एग्जाम में पूछ लिया इफ़ ए इज इक्वल टू, अगर सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, फाइंड एन ए, अगर ये पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एन ए क्या है। एन ए मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो कि 7 हो जाएगा। हैशटैग ए पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना क्या पूछ लिया, इसका मतलब भी वही है, 7 एलिमेंट है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो गए हैं। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं, एन ए भी बोल सकते हैं, हैशटैग ए भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि भाई ऊपर यहाँ पे ऊपर कि भाई रोस्टर फॉर्म भी एक ही बात होती है, ब्रेसेस फॉर्म भी रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं, रॉ फॉर्म भी रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं, और लिफ्टेड फॉर्म भी रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं, ये एक ही चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, तो एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है इस चैप्टर के अंदर। तो एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आप सिर्फ एक नाम नहीं रट के जाएंगे। और एग्जाम में अगर आ गया कि एक सेट ए है एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, अब सोचोगे रोस्टर फॉर्म क्या है, हो सकता है पूछ ले रॉ फॉर्म क्या, हो सकता है पूछ ले ब्रेसेस फॉर्म क्या, पूछ ले लिफ्टेड फॉर्म क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछ रहा है भाई। ठीक है ना, आपको समझना है कि एक ही बात है भाई, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो चांसेस कम, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोस्टर फॉर्म दे दें और आपसे पूछ ले फाइंड द सेट बिल्डर फॉर्म, और आप सोच रहे हो कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या, समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो चारों में एक ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो आपको देखना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, तभी तो ऑप्शन टिक करके आओगे, वरना तो पता ही नहीं चलेगा ये पूछना क्या चाह रहा है। ओके, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हम। क्या है भाई ये पॉइंट, पहला, द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर यूजुअली कॉल्ड एलिमेंट। जो सेट के अंदर छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, नंबर जो भी वो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर क्या कह सकते हैं उनको मेंबर्स ही बोलते हैं, मेंबर्स उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मेंबर्स ऑफ अ सेट, कुछ भी बोल सकते हो। इन ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू, ए इज़ एन एलिमेंट, ए एक एलिमेंट है, सिर्फ ए एक एलिमेंट नहीं है, ई भी एक एलिमेंट है, आई भी एक एलिमेंट है।
ठीक है ना, ओ भी एक एलिमेंट है, यू भी एक एलिमेंट है, और हम बोल सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ई एक एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू सेट ए, बोल सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि एफ एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए सेट को? नहीं बोल सकते, तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि एफ जो है वो यहाँ पे है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, एफ तो नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए। एंड वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। 3 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, 3 जो है वो एलिमेंट ऑफ बी नहीं है। देखो बी जो है वो एक ये सेट है और इसके अंदर 3 एक एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बट हम बोलेंगे 2, 4, 6 बिलोंग्स टू बी, बोल सकते हैं। 8 बिलोंग्स टू बी, बोल सकते हैं। 10 बिलोंग्स टू बी, बोल सकते हैं। अगर बिलोंग करता है तो लिखो, नहीं करता तो मत लिखो, सिंपल बात। एंड वी राइट 3 डज नॉट बिलोंग टू बी, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो पहले मैंने साइन के साथ लिखा है, फिर मैंने इसका क्या मतलब होता है वो लिखा है, जिससे कि आगे चल के अभी कभी रिवाइज करोगे भूल गए कि ये क्या था, तो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है जी। if every element of set P is also an element in set Q, we say that P is a subset of Q। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक सेट है P और एक सेट है Q और P सेट का हर एक एलिमेंट Q के अंदर है, तो हम क्या बोलते हैं? P is a subset of Q, ठीक है ना। पीछे एग्जांपल दिया था, बताया था। A एक सेट था जिसके अंदर 1 2 3 थे, B एक सेट था जिसके अंदर लेट से 2 और 3 है, तो B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो A के अंदर है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? B इज़ अ सबसेट ऑफ A, B इज़ अ सबसेट ऑफ A, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। और ऐसे भी बोला जा सकता है A इज़ सुपर सेट ऑफ B, A इज़ सुपर सेट ऑफ B, A B का बाप है, ये इसका मतलब क्या है? A B का बाप है, और इसका मतलब क्या है? B A का बच्चा है। बात तो एक ही हो गई, ठीक है ना। चलिए जी, यहाँ पर देख सकते हो आप, लिखा हुआ है ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। ये क्या है? सेट, दिस इज़ अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ एन। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। और 2 4 6 8 10 उसी का एक पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर का एक सेट होगा उसका एक सबसेट है, ये उसी का हिस्सा है एक तरीके से। If there exists even a single element in A which is not in B, then A is not a subset of B। अगर A के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो B के अंदर नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक सेट C बनाया जिसके अंदर 1 और 4 है, 1 और 4, तो क्या मैं C इज सबसेट ऑफ, बिलोंग्स टू क्यों कर दिया? इज अ सबसेट ऑफ A बोल सकता हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि C A का सबसेट नहीं है। C के अंदर एक एलिमेंट है 4 जो A के अंदर है ही नहीं, 1 तो है बट 4 तो नहीं है, तो यानी C के अंदर even exist a single element which is not in A, तो we can't say that C is a subset of A, but we can say that C is not subset of A, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि C A का सबसेट है, बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि C A का सबसेट नहीं है। तो बहुत ईजी चैप्टर है भाई, मज़ा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। डाउट आए तो पूछ लेना, भी पूछूंगा आप लोगों से मैं डाउट। इफ़ P इज़ अ सबसेट ऑफ Q बट P इज़ नॉट इक्वल टू Q, देन P इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। आ गई बात समझ? अगर P Q का सबसेट है बट P और Q इक्वल नहीं है, P और Q इक्वल नहीं है, जैसे B A का सबसेट है बट B और A इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ये बोला जाएगा B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। बट अगर एक सेट होता D जिसके अंदर 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स होते हैं, A और D दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, दोनों इक्वल सेट है, दोनों इक्वल सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट दोनों ही सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो भी इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। तो यहाँ पर हम A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ D बोल सकते हैं, या फिर D इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ये भी बोल सकते हैं। फाई इज़ हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। देखो ऑब्वियस सी बात है, फाई क्या होता है? एक सेट जो खाली है, इसका कोई सबसेट बन सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। देखो फाई का सबसेट फाई है, फाई का सबसेट फाई है, बट ये कौन सा सेट है? इम्प्रॉपर सबसेट है। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, विच इज़ ज़ीरो, विच इज़ नल, कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। फाई का एक प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जिसमें कुछ तो कम हो। अब कुछ नहीं है उसमें कुछ कम कहाँ से करें? एक गिलास खाली पड़ा है, उसमें से पानी कहाँ से निकाल ले भाई? नहीं निकाल सकते ना, ठीक है ना। खाली गिलास का सबसेट एक खाली गिलास हो सकता है,
बट खाली क्लास का सबसेट उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, खाली क्लास से कम क्या होगा, नहीं हो सकता कुछ, ठीक है ना। इसलिए लिखा है कि फाई का यानी एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, और वो फाई का इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, फाई। वी कैन से दैट फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई, बट फाई का सबसेट फाई है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। फाई का इम्प्रॉपर सबसेट फाई है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई चलो आगे बढ़े, हमें बातें समझ आ रही हैं, आगे बढ़ेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। जो सेट का एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अगर 1 2 3 लिखा है या 2 1 3 लिखा है या 3 1 2 लिखा है, तीनों ही सेट एक ही चीज़ बता रहे हैं, तीनों ही सेट इक्वल है। यानी कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। 1 2 3 लिखा जाए या 2 1 3 लिखा जाए, 3 2 1 लिखा जाए, तीनों ही बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। 1% का फ़र्क नहीं है, 1% का, रत्ती भर का फ़र्क नहीं है सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आगे चल के एक चैप्टर आएगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट, उसमें बहुत फ़र्क है तीनों में। अरेंजमेंट की बात की जाए तो बहुत फ़र्क है, बट सिलेक्शन की बात की जाए, देखा जाए कि एलिमेंट्स सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों बिल्कुल सेम हैं। तो क्या लिखा है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज मीनिंगलेस, अगर सेट में रेपिटेशन हो गई तो मीनिंगलेस है, ठीक है ना, सेट मीनिंगलेस हो जाएगा, ये समझ लो, क्योंकि वो सेट ही नहीं है फिर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ये क्या होता है, एम्प्टी सेट। ये क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, और ये क्या है, ये सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है। सेट हमेशा ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पता है आपको। बस एक एक्सेप्शन होता है एम्प्टी सेट का एक्सेप्शन, एम्प्टी सेट को आप ब्रेसेस में नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे तब भी वो सेट होता है। बट अगर कोई नंबर आप बिना ब्रेसेस के रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको आप सेट ही नहीं बोल सकते, तो इसलिए तीनों डिफरेंट है। ये क्या है, एक एम्प्टी सेट, ये क्या है, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट विच इज़ 0, और ये क्या है, दिस इज़ नॉट अ सेट एट ऑल, ये तो सेट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि तीनों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। ये क्या है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, ये सेट है बट एक भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। ये भी एक सेट है बट इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि 0 है, और 0 एक नंबर है, ये सेट है ही नहीं, एक नंबर है बट इट इज़ नॉट अ सेट। सेट हमेशा ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर, ए कॉमा बी, दिखाऊँ कहाँ देखा था, देखो ये रहा, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर। टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अगर एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसके अंदर 4 और 5 ये 2 एलिमेंट हैं, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी ऑर्डर्ड पेयर्स, फाइंड दी ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर को ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर ए मस्ट बिलोंग टू सेट ए एंड बी मस्ट बिलोंग टू सेट बी। यानी ए कॉमा बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं बनाओ, बट जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर है वो सेट ए से होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है वो सेट बी से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं है, फिर वो ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, एक तो 1,4 बन सकता है, यहाँ से 1 यहाँ से 4, एक 1,5 बन सकता है, एक 2,4 बन सकता है, एक 2,5 बन सकता है, एक 3,4 बन सकता है, और एक 3,5 बन सकता है। तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में आप देखोगे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना। तो अगर एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और एक है सेट बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इन दोनों सेट के कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 3 × 2 विच इज 6। देखो 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट, एक सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 3 × 2 विच इज 6। एक सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 5 × 4 20, ठीक है ना। तो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। ग्रेटर देन ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर आपको एक भी ऑर्डर्ड पेयर ग्रेटर देन ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक केस में पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे एलिमेंट से। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सारे के सारे क्या है, स्मॉलर देन ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है ना। स्मॉलर देन ऑर्डर्ड पेयर इज अ वन इन विच बी इज ग्रेटर देन ए, यानी सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्मॉलर देन ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि उसमें हर एक में सेकंड एलिमेंट इज बिगर देन फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्डिनल नंबर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, तो 7 हो गया। सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है तो 6 हो गया। देखो एन ए कितना हो गया 7 और एन बी कितना हो गया 6। बात समझ आ गई, ईजी बात है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ये अभी हमें पता नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं बट जल्दी से, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और ये बीच वाला एरिया कौन सा है, वो एरिया है जिसके अंदर सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट कॉमन हैं, कॉमन एलिमेंट्स। देख रहे हैं ना, सेट ए सर्कल और बी सर्कल का कॉमन एरिया है, यानी इसके बीच में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। बताओ जी क्या कॉमन है, 5 6 7, 5 6 7, और कुछ तो कॉमन नहीं है। फिर 8 9 10 है यहाँ पे, 8 9 10 यहाँ पे है नहीं, तो ये कॉमन एरिया में क्या आ गया, 5 6 और 7। ये जो एरिया है, इस कॉमन एरिया के अलावा जो ए बच गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, कॉमन एरिया के अलावा, इसको हम बोलते हैं ओनली ए, ओनली ए, जिसको हम a माइनस बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी a में से अगर b हटा लिया जाए तो सिर्फ ओनली a बचेगा। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम ओनली b बोलते हैं, ओनली b, और इसको हम b माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम b माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बीच वाला एरिया होता है, इसको हम a एंड b बोलते हैं, जिसको हम, बहुत ध्यान से सुनना, जिसको हम a b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटरसेक्शन b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला था ना कि इंटरसेक्शन क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। देखो ये वर्ड आया था इंटरसेक्शन, यहाँ पर ये रहा इंटरसेक्शन, इसका साइन क्या होता है, ये होता है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो कॉमन है इन टू सेट्स, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वैसे भी नाम से भी समझ आता है, इंटरसेक्ट करना, मिलना, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। वेयर थिंग्स मीट, यहाँ पे ए और बी में 5 6 7 दोनों कॉमन है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मुझे पता लगाना है कि भाई ए और बी में कितने एलिमेंट्स है मिला करके, ए और बी में कितने एलिमेंट्स है मिला करके, ए और बी, जिसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन वर्ड भी हमें यहाँ पे देखा था, देखो ये रहा यूनियन, इसका साइन होता है ये, तो ये वाला साइन लगाया मैंने, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में है विदाउट रेपिटेशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रेपिटेशन, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो भाई 7 एलिमेंट तो ए के अंदर हैं, 6 एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो टोटल एलिमेंट तो वैसे देखा जाए 13 हैं, बट इसके अंदर 3 एलिमेंट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 5 6 7, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो 13 में 3 माइनस कर दो, तो कितने हो गए, 10 एलिमेंट हो गए ए और बी में मिला करके विदाउट रेपिटेशन। तो वो 10 एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हो गए 10 एलिमेंट, हो गए 10 एलिमेंट। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि 7 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी कि 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो इन दोनों में कॉमन है यानी कि 3 माइनस कर दो, तो 7 प्लस 6 हो गया 13 माइनस 3 हो गया 10, तो वही 10 ही आंसर आ रहा था हमारा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया 10, ठीक है ना। इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो। लेट से एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसके अंदर 5 6 7 8 9 और 10 ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ व्हाट आर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ए यूनियन बी में होंगे, ए यूनियन बी में होंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई एक सेट ए है, ये कैसा ए बन, एक सेट ए है, एक सर्कल नहीं बन रहा, बताओ ज़रा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट बी है, ठीक है ना। तो अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दूं, अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दूं जो यहाँ पे लाया करते हैं,
जो यहाँ पे लाई करते हैं, जो यहाँ पे लाई करते हैं, प्लस मैं सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दूँ जो यहाँ लाई करते हैं, प्लस मैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दूँ जो यहाँ लाई करते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मैं येलो प्लस रेड प्लस ब्लू कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने ए में देखा कितने एलिमेंट हैं, ए के अंदर 6 एलिमेंट्स थे। कितने थे? 6 एलिमेंट्स। 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो 6 यहाँ पर थे और बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी थे। ठीक है ना? तो मैंने वो सभी एलिमेंट्स ऐड कर दिए जो यहाँ पर एंड यहाँ पर हैं। मैंने वो सभी एलिमेंट्स ऐड कर दिए जो यहाँ पर एंड यहाँ पर हैं। अब देखो मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था येलो प्लस रेड प्लस ब्लू, और मेरे पास आ क्या गया, मेरे पास आ गया येलो प्लस रेड प्लस ब्लू, येलो प्लस रेड प्लस ब्लू। देखो रेड में 2 बार टिक आ गए, दिख रहे हैं आपको? तो रेड 2 बार आ गया और अब हमें एक सिंगल टाइम रेड चाहिए था, तो मुझे एक टिक हटाना पड़ेगा, यहाँ से एक टिक हटाना पड़ेगा। अब रेड के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? रेड के अंदर 5 और 6 ये 2 एलिमेंट हैं, ये तो कॉमन है, तो 2 एलिमेंट माइनस कर दो, 2 एलिमेंट माइनस कर दो, यानी ये 2 एलिमेंट जो हैं 5 और 6 2 बार ऐड हो गए हैं। तो ये 6 के अंदर भी 5 और 6 इंक्लूडेड है, इन 6 के अंदर भी 5 और 6 इंक्लूडेड है, इन 6 एलिमेंट्स के अंदर भी 5 6 है, इन 6 एलिमेंट्स के अंदर भी 5 6 है। तो एक बार 5 6 माइनस कर दो भाई, जब 2 बार आ रहे हैं तो 6 + 6 12 - 2 10 आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक टिक हटा दिया, एक टिक हटा दिया, तो मेरे पास जो बच गया वो आंसर है, जो आ गया वो आंसर है। ठीक है ना लॉजिक? ठीक है ना, आंसर आ गया 10। हो गया भाई, हो गया। ठीक है ना, तो हमें कहानी समझ आ गई कि इंटरसेक्शन और यूनियन की कहानी क्या होती है। अच्छा, ये कहानी अभी हमने ना बहुत डिटेल में नहीं समझी है, अभी हमने सिर्फ थोड़ा समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया और बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं किया। ठीक ठीक, अभी आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी घुसना है हमें यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में और जाएंगे, बट वो आगे की बात है। अब देखो आगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, डेफिनेशन पे जाना, डेफिनेशन पे। ठीक है ना, अपनी नॉलेज पे मत जाना, अपनी डेफिनेशन पे जाना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी सेट दिख गया जिसमें आई लिखा हुआ है तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर ई दिख गया तो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैं आपके सामने 2 ट्रायंगल्स बना रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने आपके सामने 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं। ठीक है ना, एक में ये वाली साइड इक्वल है और एक में तीनों साइड इक्वल है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो क्या ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, जल्दी से बताओ, क्या ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। है सर। है, वेरी गुड। क्या ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नो सर। है, क्यों नहीं है भाई? इन विच एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें तो तीनों साइड इक्वल हैं। एटलीस्ट में मतलब क्या, 2 या 2 से ज़्यादा साइड इक्वल है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं बात करूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है? नहीं। क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? यस। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को आई बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को ई बोलते हैं, तो आई इज़ अ सबसेट ऑफ ई, ये बोलना सही होगा, या ई इज़ अ सबसेट ऑफ आई, ये बोलना सही होगा? कौन बाप है कौन बेटा, जल्दी बताओ। ऑप्शन 1 ये ठीक है या ऑप्शन 2 ये ठीक है? जल्दी बताओ, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या क्या बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। और बाकी क्या बोलते हैं? बाकियों का क्या कहना है भाई? सर ऑप्शन 2। सबका ऑप्शन 2 कहना है, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही बोला।
इक्वलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बड़ा है भाई, बड़ा है, और इक्वलेटरल ट्राइंगल बहुत छोटा है आइसोसेलेस के सामने। आइसोसेलेस ट्राइंगल ने दो एरियाज को टिक करा है और इक्वलेटरल ने सिर्फ एक एरिया को टिक करा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बाप है इक्वलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है ना। उसको ज़्यादा नॉलेज है, वो दो एरियाज़ को चेक कर देता है, इक्वलेटरल एक ही एरिया को चेक कर पाता है, ठीक है ना। तो जब आइसोसेलेस बाप है इक्वलेटरल का, तो इक्वलेटरल बेटा हुआ आइसोसेलेस का, तो ई इज़ सबसेट ऑफ आई, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। 4 ऑप्शन होंगे, ई इज़ सबसेट ऑफ आई इज़ सबसेट ऑफ ई, ठीक है ना, ई इज़ इक्वल टू आई, और डी ई इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ आई। ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है ना। आपको एक पे टिक करके आना है। तो सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन हो गया एग्जाम में कि ये ई और आई है क्या चीज़, ई और आई है क्या, आपको समझ ही नहीं आएगा। मेजॉरिटी बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ई आई है क्या चीज़, ई और आई बता तो देते, क्या बताते तो करते भी क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए ई इज़ अ सेट ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल एंड आई इज़ अ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये चीज़ पता है तो आप आराम से ए ऑप्शन को टिक कर दोगे, ठीक है ना, कि इक्वलेटरल ट्राइंगल इज़ अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो बात क्लियर है एकदम, हमें समझ आ गया। अब मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखवानी है, बट वो मैं अगली क्लास में लिखवाता हूँ, ठीक है ना। अभी टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। टाइम तो हो चुका है वैसे, तो टाइप्स ऑफ सेट अगली क्लास में कर लेते हैं फिर, क्योंकि टाइम हो गया। मुझे लगता है तुम लोगों को फिर समझ आना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद ना। तो भाई बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, जल्दी से बता दो भाई। अभय, अदम्य, अनीशा, जागृति, ज्योति, नो सर। राहुल, तन्वी, तान्या, विशाल, यशी, कोई डाउट्स? चैप्टर इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है सेट्स वाला? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलो। सर इजी है। इजी है ना, वेरी गुड। तो इजी ही चैप्टर है, बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। 11th-12th क्लास में भी बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, जबकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ऐसा जो मुश्किल हो। बहुत डिफिकल्ट होता है, कौन सा? बस वो रिलेशन एंड फंक्शन वाला वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, नहीं मैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन, ओके ओके। रिलेशन फंक्शन भी इजी है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन ये भी बहुत इजी हो जाएंगे। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, एक यही पार्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी है इस चैप्टर के अंदर। बाकी तो सब इजी है, ठीक है ना, बाकी सब इजी है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ सेट के बाद बाकी की चीज़ें भी पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना। सेट्स ख़त्म होगा, फिर रिलेशन शुरू होगा, फंक्शन शुरू होगा। ओके, चलो भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।